तो दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच में जेट इंजनों के डील फाइनल हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान इन इंजनों के डील को पब्लिक किया जाएगा। मतलब अब कुछ ही दिन का इंतजार है, जिसके बाद अमेरिका और भारत के द्वारा ये अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ज्वाइंटली किया जाएगा। पर इस अनाउंसमेंट के बाद एक सवाल बना हुआ है कि फिर भारत के जो कावेरी इंजन है उसका क्या होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा हाल ही में ही कावेरी इंजन के ड्राइव वेरिएंट को लेकर एक बहुत बड़ा सफलता हासिल किया गया है और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ड्राइव वेरिएंट के बाद भारत अब इसके आफ्टर बर्नर सेक्शन का भी डेवलपमेंट कर रहा है और इस प्रयास में भी है कि किस तरीके से कावेरी इंजन के जो थ्रस्ट है उसे और बढ़ाया जा सके ताकि इसे एक प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जा सके। पर भारत को अगर F414 के रूप में 98 किलोन्यूटन क्लास के इंजन मिल जाता है और स्वदेशी और एक इंजन के रूप में 110 या 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन का डेवलपमेंट किया जाता है तो फिर कावेरी का और जरूरत ही क्या है। पर दोस्तों अब कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि F414 हो या 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन हो, भारत कावेरी इंजनों के प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटेगा। मतलब F414 इंजनों को मिलने के बाद भी भारत की तरफ से कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा जाएगा और कावेरी को लेके जो सोच रखा गया उस सोच को संपूर्ण किया जाएगा। अब दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में ये जो F414 इंजनों के डील का जिक्र किया जा रहा है, असल में ये डील तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के मार्क 1 वर्जन और AMCI एयरक्राफ्टों के मार्क 1 वर्जन के लिए इंजन है। वहीं पे दोस्तों कावेरी इंजन के ड्राइव वेरिएंटों को भारत लगातार 3 साल से बना रहा है और हाल ही में इसके सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद अब बताया जा रहा है कि गोदरेज कंपनी को इसके कुछ प्रोटोटाइपों को निर्माण करने का काम दिया गया है और भारत ये डेवलपमेंट के काम को बरकरार रखेगा। ड्राई कावेरी इंजन को जब आखिरी बार रशिया में ले जाके परीक्षण किया गया था तो परीक्षण खाली सफल नहीं रहा बल्कि ड्राई कावेरी इंजन को 46 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन परीक्षण के दरमियान ये इंजन 48 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सका, जिससे कि इंजन के क्षमता को लेके एक तरीके से क्लियर हो चुका है कि भारत आने वाले समय में इन इंजनों के हाई थ्रस्ट वेरिएंट को भी बना पाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल जो ड्राई कावेरी इंजनों के डेवलपमेंट चल रहा है, इन इंजनों का इस्तेमाल भारत के द्वारा सबसे पहले अपने स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल में किया जाएगा और उसके बाद एक और प्लान भी है जिसके अंतर्गत इसके एक हाई थ्रस्ट वेरिएंट को बनाया जा सकता है जो भारत के द्वारा तेजस मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों के इंजन रिप्लेसमेंट मतलब तेजस मार्क 1 से F404 इंजनों को हटा के स्वदेशी इंजनों को लगाने के काम में इस्तेमाल हो। अब दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ड्राई कावेरी इंजनों के एक आफ्टर बर्नर सेक्शन के भी डेवलपमेंट को लेके चर्चा किया जा रहा है और एक बार अगर इस ड्राई कावेरी इंजन में कोई आफ्टर बर्नर सेक्शन लग जाता है तो रिपोर्ट के मुताबिक ये इंजन 73 से लेकर 76 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा। अब दोस्तों ये थ्रस्ट भारत के राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजनों के थ्रस्ट के बराबर है। हालांकि दोस्तों इसके बावजूद भारत की तरफ से ड्राई कावेरी इंजनों के जो कोर है उसे इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि ये और अधिक टेम्परेचर को झेल सके। माना जा रहा है कि ये इम्प्रूव कोर के साथ ड्राई कावेरी इंजन करीब 55 से लेके 60 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा और आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ ये 85 से लेके 90 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा। और दोस्तों अगर ये नया इंजन का कोर तैयार हो जाता है तो भारत के पास F404 के बराबर का इंजन आ जाएगा और इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके भारत भविष्य में F414 क्लास के इंजनों को भी अपने बलबूते पे बना सकेगा। पर फिलहाल ड्राई कावेरी इंजन के कोर को इम्प्रूव करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो अगर संभव हो पाता है तो भारत तेजस मार्क 1 से F404 को स्वदेशी इंजनों के साथ रिप्लेस कर सकेगा। हालांकि दोस्तों ये जो कोर डेवलपमेंट का काम है ये तभी शुरू होगा जब ड्राई कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को संपूर्ण किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई सारे प्रोटोटाइपों को निर्माण करके लगातार इसका टेस्टिंग होगा और उसके बाद इन इंजनों को भारत अपने स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल में इस्तेमाल करेगा और उसके बाद ही इसके इम्प्रूव वेरिएंट के ऊपर भारत की तरफ से काम शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसके और कुछ टेस्टिंग लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के साथ साल 2025 से शुरू किया जाएगा और ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन की इंजनों के निर्माण का काम गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों पैरेलली भारत अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल के ऊपर भी काम कर रहा है और इसके स्केल डाउन वर्जन या फिर कहे तो इसके मिनिएचर वर्जन को भारत की तरफ से ऑलरेडी बना के टेस्ट किया जा चुका है और अब बताया जा रहा है कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट का फंड एलोकेट करने के साथ साथ इसके ओरिजिनल वर्जन के प्रोटोटाइपों के ऊपर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। कुल मिला के दोस्तों ड्राई कावेरी इंजन फिलहाल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिस कारण इस प्रोजेक्ट को तो बंद करने का कोई चांस ही नहीं है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट को एनहांस करने को लेकर संभावनाएं अधिक है क्योंकि इसी से ही भारत अपने स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट के काम को पूरा कर सकेगा। दूसरी तरफ अगर 110 और 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का जिक्र हो ही रहा है तो ये दोस्तों हाई थ्रस्ट क्लास के इंजन होगा जो हैवी वेट और मीडियम क्लास के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होगा, जबकि कावेरी इंजनों के इंप्रूव वर्जन को अगर तैयार किया जा सका तो लाइट वेट क्लास के और
ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में इनका इस्तेमाल हो सकेगा, जैसे कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्ट और HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्ट। अब दोस्तों इंजनों के मामले में सफलता मिलना ही भारत का एक बड़ा सफलता नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ भी भारत लगातार सफलता हासिल करने के लिए प्रयास चला रहा है, जिनमें दोस्तों भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए जाने वाले हथियारों की चर्चा सबसे अधिक है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत अपने पड़ोसी देशों के अंदर भी अपने द्वारा बनाया हुआ हथियारों को एक्सपोर्ट करने के लिए लगातार काम कर रहा है और हाल ही में ऐसा ही एक काम को श्रीलंका में अंजाम दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से अपने कुछ वेपन सिस्टम को शोकेस किया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में श्रीलंका में जो भारत के हाई कमीशन है उनके द्वारा इंडिया श्रीलंका डिफेंस सेमिनार एंड एग्जीबिशन को कोलंबो में आयोजित किया गया था और इस एग्जीबिशन के दरमियान भारत के लीडिंग डिफेंस सेक्टर कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से अपने कई तरीके के इक्विपमेंटों को शोकेस किया गया है। अब दोस्तों ये जो सेमिनार और एग्जीबिशन को आयोजित किया गया था, ये असल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत भारत अपने द्वारा डेवलप किया हुआ हथियारों को अन्य देशों के अंदर प्रदर्शित कर सकता है, जिससे कि अन्य देशों के अंदर भारत के हथियारों की चाहत को बढ़ाया जा सके। और दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि डिफेंस के जो पोटेंशियलिटी है उसे बढ़ाने को लेके ही है। और यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ऐसे लगातार अपने डिफेंस इक्विपमेंटों के एक्सपोर्ट को लेके कई सारे अलग अलग देशों में प्रयास चलाते जा रहा है। हाल ही में भारत को इस प्रयास में सफलता भी मिला है और रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपीन जैसे देश के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों के ऑर्डर के बाद आर्मेनिया की तरफ से भी बड़े मात्रा में अलग अलग हथियारों को खरीदा गया है और कुछ और भी देश है जो भारत के साथ लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्मों को लेकर चर्चा भी कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों भारत को अपने पड़ोसी देशों के अंदर अपने हथियारों के बिक्री को बढ़ावा इसीलिए देना चाहिए क्योंकि चाइना जैसे देश इन देशों के अंदर अपने हथियारों के प्रेजेंस को बढ़ा के इन देशों के डिफेंस सेक्टर के ऊपर और आर्मी के ऊपर अपना एक तरीके से कंट्रोल लाना चाहता है। लगातार चाइना भारत के पड़ोसी देशों के अंदर डेट ट्रैप के नीति को फैला के ऑलरेडी कई सारे देशों को चाइना हथिया चुका है और कई सारे देशों के गवर्नमेंट के अंदर ऑलरेडी सेंध लगा चुका है। ऐसे में भारत को अब पीछे रहना नहीं चाहिए बल्कि इन देशों को इकोनॉमिकली मदद करने के साथ साथ लगभग हर सेक्टर में, चाहे डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोनॉमी हो, एग्रीकल्चर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या फिर एजुकेशन, सभी सेक्टर में इसी तरीके से बढ़ चढ़ के पड़ोसी देशों का मदद करना चाहिए। और मदद खाली नहीं बल्कि इन देशों के ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में चाइना जैसे देश को घुसने नहीं देना चाहिए बल्कि उस जगह को भारत के द्वारा पूरा करना चाहिए। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इन सेक्टरों में से ज्यादातर सेक्टरों में भारत अपने पड़ोसी देशों के अंदर सफलता हासिल कर चुका है, लेकिन डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत अपने पड़ोसी देशों के अंदर सफलता हासिल नहीं कर पा रहा है। और शायद इसी वजह से कोलंबो में इस तरीके के सेमिनार और एग्जीबिशन को आयोजित किया गया है ताकि भारत के द्वारा बनाया हुआ हथियारों को यहाँ पे शोकेस करते हुए कोलंबो के अधिकारियों को भारत के हथियारों के बारे में जानकारी दिया जा सके और उनके इंटरेस्ट को बढ़ाया जा सके। दोस्तों भारत को अपने हथियारों के एक्सपोर्ट को मजबूत करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत भी आगे बढ़ना चाहिए और साथ ही साथ इन देशों के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करते हुए लगातार एक्सरसाइजेस और टेक्नोलॉजी शेयर को लेके भी काम करना चाहिए। बेसिकली अगर देखा जाए तो चाइना को इन देशों के अंदर अपने कदम को मजबूत करने से रोकने के लिए भारत को किसी भी तरीके के स्टेप उठाना पड़े तो उठाना चाहिए और इससे ही भारत अपने आप को भी सुरक्षित रख पाएगा। अब दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो चाइना भारत के लिए उत्तरी बॉर्डर में और उत्तर पूर्व में ही बड़ा खतरा है, लेकिन अगर श्रीलंका में चाइना अपने कदम को मजबूत कर सका और अपने डिफेंस प्रोडक्ट को सेल करके अगर श्रीलंका के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर सेंध लगा सका तो भारत के लिए चाइना जैसे देश का खतरा दक्षिण में मतलब दक्षिण भारत के राज्यों तक फैल जाएगा। और ऑलरेडी इंडियन ओशन के अंदर चाइना लगातार अपने जहाजों को भेज के भारत के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस को बढ़ा चुका और ऐसे में भारत को श्रीलंका जैसे देश के अंदर चाइना के कदम को मजबूत करने देना नहीं चाहिए और इसी तरीके के सेमिनार्स के साथ साथ कई तरीके के ऑफर श्रीलंका के सामने रखना चाहिए ताकि श्रीलंका किसी भी हालत में चाइना के कब्जे में ना जाए।